नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर आपको हम रोज बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे एंड समझाएंगे कि किस फाइनेंशियल और बिजनेस इवेंट का आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में और न्यूज में, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक भी कर दीजिए। शुरुआत करेंगे आज के सबसे पहले आर्टिकल से और ये तो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इंडिया में स्टॉक मार्केट को लेकर के इस वक्त अलग ही क्रेज है और ये हमें इस डेटा से पता चलता है कि बाय द डिप्स ट्रिगर रिकॉर्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड बेट्स। इसका मतलब क्या है? बाय द डिप्स स्टॉक मार्केट में काफी फेमस टर्म है कि जब डिप आए मतलब स्टॉक नीचे आए तो हमेशा जरूर बाय कीजिए। ट्रिगर्स रिकॉर्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड बेट्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी मतलब जो आप देखिए जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो आप उनके इक्विटी को खरीद रहे हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में आकर के शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के तो वो इक्विटी कहा जाता है उसे। तो मंथली नेट इनफ्लो मतलब म्यूचुअल फंड में जो पैसा आ रहा है ये करीब 22% बढ़ा है इस महीने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। 41,887 करोड़ आया है अक्टूबर में। ऑल्दो स्टॉक्स में अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में अक्टूबर में अच्छा खासा करेक्शन रहा है, मतलब मार्केट नीचे आए अक्टूबर में, लेकिन मार्केट नीचे आने के साथ लोग क्या कर रहे हैं? लोग और पैसा डाल रहे हैं इस वक्त अपने म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज में। अगर देखेंगे जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड का वो भी रिकॉर्ड 67.3 ट्रिलियन हो गया है यहाँ पे। तो काफी बढ़िया यहाँ पे देखो इनफ्लो देखने को मिल रहा है और इससे पता चलता है कि लोग इंडिया में इन्वेस्टर्स थोड़े से मैच्योर हो रहे हैं। पहले क्या होता था, मार्केट जैसी नीचे गई सब बेच देते थे और जैसे ही ऊपर और महंगी हो गई सब खरीदने लगते थे, तो उल्टा चलता था। और अब फाइनली आप देखेंगे कि नीचे आने पर लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बाय कर रहे हैं जहां वो अच्छे प्राइस पे एवरेज कर पा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को। तो ये एक काफी बढ़िया इंडिकेटर है जो बताता है कि इंडिया में किस तरीके से अलग लेवल का क्रेज है इस वक्त स्टॉक मार्केट में। आता हूं मैं दूसरे आर्टिकल पे। अ थर्ड ऑफ आईफोन आउटपुट टू बी इंडिया मेड। एप्पल एम कर रहा है कि वो 32% आईफोन का जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका 32% ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम और 26% ऑफ इट्स वैल्यू इंडिया में लेकर आ जाए FY27 तक। तो एप्पल और उसके वेंडर्स एम कर रहे हैं कि दुनिया में ग्लोबल प्रोडक्शन होने वाले करीब 32% आईफोन के जो वॉल्यूम्स हैं वो इंडिया में बने। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो आई है हमारे फाइनल ईयर जो आप देख रहे हैं चल रहा है जिसका, इसमें एप्पल ने बहुत फायदा उठाया इसका, ठीक है। और जो एप्पल के वेंडर्स हैं बढ़िया, इन्होंने मतलब जो थ्रेशोल्ड थे उससे भी क्रॉस कर दिया, पता नहीं कितने ज्यादा उससे ऊपर लेके गए हैं प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ $34 बिलियन की, $34 बिलियन के प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। एंड यहाँ पे डिस्कशन चल रही है एप्पल और उसके वेंडर्स के बीच में। तो एप्पल भी यहाँ पे स्ट्रांगली चाइना +1 पॉलिसी लेके आना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना से शिफ्ट कर लेंगे अपने प्रोडक्शन को यहाँ पे, नहीं। चाइना तो इनका प्रोडक्शन रहेगा ही रहेगा, बस ये इसे डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे। मतलब चाइना और इंडिया दोनों जगह पे, दोनों देशों में अपने प्रोडक्शन को ये रखना चाहेंगे इस वक्त। और ये इसी गोल की तरफ हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर अभी आप देखेंगे FY24 में तो 12 से 14% जो ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो इंडिया में आ चुका है, ठीक है, जो 10% से ऊपर रहता है अभी। तो दुनिया में बनने वाले आप जितने भी आईफोन्स हैं उसमें से 10% इंडिया में बन रहे हैं इस वक्त अगर आप देखेंगे। एंड जो यहाँ पे आप देखेंगे शिफ्ट हुआ है आईफोन प्रोडक्शन चाइना से इंडिया, ये एक बहुत बड़ी चीज है इंडिया के लिए, जो अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता है कि आप आओ इंडिया में, आप मैन्युफैक्चर करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अगर एप्पल ये करता है ना, एप्पल जैसी कंपनीज आती है ना, में मैन्युफैक्चरिंग करती है और फिर और ज्यादा बढ़ाती हैं, तो ये बड़ा ही अच्छा मतलब फ्री में आपको PR मिल रहा है। ये पूरी दुनिया की बाकी कंट्रीज ना जितनी भी हैं वो और देखेंगे कि ठीक है हमारी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में काम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अलाइन करती हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ, तभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज यूएस की इंडिया आ रही हैं। और यूएस की भी सारी कंपनीज एप्पल को देखेंगी कि इंडिया में जब ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फिर हमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर काम करते हैं, कोई छोटे मोटे स्केल पर एप्पल काम नहीं करता। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे। फ्लिपकार्ट ने अचीव किया है माइलस्टोन 10,000 EVs इन डिलीवरी फ्लीट। तो यहां पे बात हो रही है किसकी? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की।
जितनी भी लास्ट मिनट डिलीवरी ई कॉमर्स फर्म है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को जरूर अडॉप्ट करेंगे। एंड फ्लिपकार्ट के पास हमें ये चीज देखने को मिल रही है। फ्लिपकार्ट ने करीब 10,000 ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए हैं। इनका ये कहना है कि ये फुल्ली इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक्स करना चाहते हैं लास्ट माइल फीड बाय कब, 2030, मतलब अगले, अब देखिए 5 सालों में 6 सालों में ये 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली फ्लीट रखना चाहते हैं डिलीवरीज के लिए। तो करेंटली आप देखेंगे 75% जो है इलेक्ट्रिक फ्लिपकार्ट की जो इलेक्ट्रिक फ्लीट है ये टियर 1 सिटीज में है, जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। अगस्त में फ्लिपकार्ट ने शेयर किया था करीब 55% अपने ग्रोसरी स्टोर्स के ऑर्डर्स जो ईवी से फुलफिल हो रहे थे। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि ईवीज का अडॉप्शन यहाँ पे कितना प्रैक्टिकल है। सबसे पहले, क्या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को और जो लास्ट माइल डिलीवरी कंपनीज है उन्हें कॉस्ट के टर्म्स में भी काफी फायदा हो रहा है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कॉस्ट के टर्म्स में भी इन्हें फायदा होना चाहिए अगेंस्ट पेट्रोल या फिर कोई दूसरी। आजकल तो खैर सीएनजी भी हमें देखने को मिल रही है, बाइक्स आ रही हैं, बट कंपटीशन अच्छा रहेगा यहाँ पे। सो लेट्स सी कि बाकी कंपनीज ये अडॉप्ट करती हैं या नहीं करती हैं। रुपी हिट्स फ्रेश लो ऑफ 84.39 अगेंस्ट डॉलर अमिड FII सेल ऑफ। तो रुपए को लेकर अगर आप देखेंगे तो फ्रेश लो बनाया है रुपए ने मंडे को, और डॉलर यहाँ पे स्ट्रेंथन हो रहा है। हो ये रहा है कि डॉलर इंडेक्स ना काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है ट्रम्प के आने के बाद से। तो हमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा एंड ये नॉर्मलाइज होगा। जितना भी हमने लूज किया है, मुझे लगता है वैल्यू पिछले 10 दिनों में कहीं ना कहीं हम यहाँ से अच्छी रिकवरी दिखा पाएंगे, क्योंकि आई थिंक दिस इज मोर अबाउट डॉलर्स। यहाँ पे जो एक तो ये है, और एक चीज है इंडिया में, वो है FIIs। फॉरेन इन्वेस्टर्स ना क्या कर रहे हैं कि इंडिया के शेयर मार्केट से शेयर्स बेच रहे हैं, अपने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पैसा क्या करते हैं, रुपए से डॉलर में कन्वर्ट करते हैं और वापस लेकर जाते हैं। तो इससे प्रॉब्लम हमें होती है कि इससे रुपए पे काफी प्रेशर आता है। ऑल्दो ये शॉर्ट टर्म रहता है, टेम्परेरी रहता है, लेकिन हमें काफी प्रेशर इस साल देखने को मिला है, क्योंकि इस साल शेयर बाजार में काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो एक तो ऑयल इंपोर्टर्स का डिमांड रहा है, अभी जितने भी ऑयल इंपोर्टर्स हैं वो भी डॉलर्स में पे करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ऑयल प्राइस में रुपए के प्राइस में हमें दाम में हमें झटके देखने को मिल रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट। एंड ट्रम्प जो है यहाँ पे एक बहुत बड़े रीजन है। मैं ये कहूंगा डॉलर के जो पॉजिटिव मोमेंटम है उसके रीजन ट्रम्प है, और रुपए में जो ओवरऑल हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक तो हमारे ऑयल इंपोर्टर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। UN क्लाइमेट समिट रन्स इनटू एजेंडा फाइट ऑन ओपनिंग डे। अब हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं COP के बारे में, राइट। अभी COP चल रहा है इस बार, एंड काफी एक्सपेक्टेशंस थी स्टार्टिंग में लोगों को, लेकिन अब वो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी फेड होती हुई नजर आई। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जब आए तो हमने देखा था कि लास्ट ईयर भी जब आए थे तो पेरिस जो क्लाइमेट अकॉर्ड वगैरह था वहां से वो चले गए थे उठ के। तो क्यों? क्योंकि वो जो थे उनका एक सिंपल स्टैंड था कि देखो जितनी भी चीजें क्लाइमेट चेंज को लेकर हो रही है, US उसमें फंड नहीं करने वाला ज्यादा। सब लोग पैसा डालो तभी होगा, क्योंकि यहाँ पे US जो है वो अपने बारे में सोचेगा, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचेगा। अब यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और उसके बाद हमें लगा कि ठीक है ये चीजें जो है आगे नहीं चलने वाली। तो यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अभी चल रहा है बाकू अजरबैजान में, मंडे को ओपन हुआ। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज सारी आई डिबेट करने के लिए और एजेंडा को सिलेक्ट करने के लिए कि क्या इश्यूज है। अब एजेंडा डिस्प्यूट ना बड़े कॉमन है यूनाइटेड नेशन अगर आप देखें क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेज में, लेकिन ये काफी बड़ा था क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज के पास ना बहुत ही लिमिटेड टाइम था अग्री करने के लिए नए क्लाइमेट फाइनेंस गोल पर, कि डेवलपिंग कंट्रीज को किस तरीके से हेल्प किया जाएगा क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ने में। तो कॉन्फ्रेंस ओपन हुआ अजरबैजान में। जो होस्ट थे इस साल यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने सारी कंट्रीज को बोला कि आप अर्जेंटली कहा कि आप रिजॉल्व कीजिए जो भी आपके आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, और अग्री कीजिए नए क्लाइमेट फाइनेंस गोल पर। जब UN क्लाइमेट चीफ साइमन स्टील ने कहा कि ये जो है हर नेशन के सेल्फ इंटरेस्ट में है ये करना, ठीक है, तो प्रोसीडिंग्स जो थी आगे वो सस्पेंड की गई ताकि डेलीगेट जो है वो निगोशिएट कर पाए कि आगे क्या उन्हें एजेंडा सेट करना है और क्या एक कॉमन एजेंडा है। तो यहाँ पे हम कल ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कल के आर्टिकल में कि इस बार देखो कुछ ज्यादा खास रहने वाला नहीं है ये। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी कंट्रीज है ना उन्होंने इग्नोर कर दिया है इस बार COP29 को। उनकी तरफ से हमें कोई बहुत बड़े लीडर्स आते हुए इसमें नहीं नजर आ रहे हैं, और यही रीजन है कि इस बार हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि ये ठंडा रहने वाला है। बड़ी कंट्रीज के तरफ से अगर रिस्पांस नहीं है तो फिर इट्स लाइक यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा दूसरी कंट्रीज की तरफ से भी, और एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी। EU ने अभी जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, चाइना ने ऑन बिहाफ ऑफ बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज लास्ट मंथ सबमिट किया था प्रपोजल UN को
जहां यूएन के क्लाइमेट बॉडी को रिक्वेस्ट किया गया कि इस साल का जो सीओपी है वो एड्रेस करे यूनिलेटरल ट्रेड मेजर्स को। ठीक है, चाइना ने बोला ये टॉपिक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स ऐसे रहे हैं जैसे यूरोपियन यूनियन के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, ये भी एक एजेंडा आइटम था। फिर एक यू का प्रपोज टैक्स ऑन एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम या इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, तो ये इसे टैक्स करने की बात कर रहे थे, ये भी एक एजेंडा था। तो जो भी नेशंस हैं सबके अपने अपने अलग अलग एजेंडाज हैं, बट यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि सबके कॉमन एजेंडाज यहाँ पे क्या आते हैं जो सबको बेनिफिट कर पाते हैं, क्योंकि हर कंट्री चाहेगी कि यहाँ पे उनका ज़्यादा फायदा हो। बट प्रॉब्लम यही होती है इस तरीके की आप कहेंगे स्ट्रक्चर्स में कि हर कंट्री को अपना फायदा तो देखना ही होता है, बट यस आपको ये भी देखना होगा कि सामने वाला का भी फायदा हो रहा हो, नहीं तो फिर वो आपके सामने सीट पे बैठ के निगोशिएट करेगा ही नहीं। सो लेट्स सी कि क्या होता है एंड किस तरीके से पार्टिसिपेशन आता है किसी कोई बड़ी कंट्रीज के ऑफिशियल्स या पॉलिटिशियंस, क्या हमें यहाँ पे नजर आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पार्टिसिपेशन बड़ी कंट्रीज की तरफ से आ रहा है या नहीं ऐसे कॉन्फ्रेंसेज में। बात करता हूं मैं अगले आर्टिकल की, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी गेन्स मोमेंटम। अब देखिए जितनी भी व्हीकल वाली स्पेस है ना, स्पेशली 4 व्हीलर, इसमें एक बड़ा मैं बोलूंगा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सरकार बोल रही है कि आप ईवी, प्योर ईवी पे आओ, 100% जो ईवी है, ठीक है। कंपनीज भी बोल रही है हाँ इसी पे काम करते हैं, ये बढ़िया है। अब फिर लेकिन लोगों को क्या पसंद, लोगों को हाइब्रिड पसंद आ रहा है। जब लोगों को हाइब्रिड पसंद आ रहा है तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिया में वो हाइब्रिड के लिए भी टैक्स कट कर दे रही है, पुश कर दे रही है। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल से 10 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जिनसे भी लोगों से मैंने बात की है सब यही कहते हैं कि हाइब्रिड का अगर कॉस्ट कम हो जाए तो इतनी बढ़िया एवरेज है, सब कुछ बढ़िया है, हम ये लेंगे, ठीक है। तो यहां पे कंपनीज बड़ी कंफ्यूज हैं कि भाई हम क्या करें ये बताओ, क्योंकि आप एक तरफ तो ईवी की बात कर रहे हो, आप हाइब्रिड व्हीकल्स पे भी टैक्स कम कर दे रहे हो। जब आप हाइब्रिड पे टैक्स कम कर दोगे तो ईवी कोई लेगा क्यों? ईवी में तो अभी कार लेने में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, राइट। काफी सारे अभी प्रॉब्लम्स हैं ईवी, अगर आप कार्स की बात करते हैं तो जैसे कि हमारे पास अभी रेंज की प्रॉब्लम है, थोड़ी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, रीसेल वैल्यूज को लेकर के लोग थोड़ा डरते हैं। तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में तो बहुत ही शानदार ग्रोथ दिख रही है, लेकिन 4 व्हीलर कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान है। तो अगर इसी के सामने आप हाइब्रिड खड़ा कर दोगे और कहोगे कि आपके पास 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से आप एक लीजिए, तो लोग हाइब्रिड लेना ज्यादा पसंद करेंगे। तो यहां पे आप देखिए मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा ये लॉबिंग कर रहे हैं काफी कि आप हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कुछ बड़े इंसेंटिव्स लाओ, क्योंकि हाइब्रिड भी तो काफी कम पोल्यूशन करता है एज कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। यही Hyundai, किया एंड स्कोडा वोल्क्सवैगन ये भी आ सकते हैं हाइब्रिड बैंडवैगन पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कौन पुश कर रहा है? कंट्रीज जैसे कि आप देखेंगे टाटा, इसके अलावा आप देखेंगे महिंद्रा, जो हमारी इंडियन कंपनीज है, ये पुश कर रही है गवर्नमेंट को कि नहीं आप हाइब्रिड व्हीकल्स पे कैसे ला सकते हो ये सब चीजें, बेनिफिट्स। आप इलेक्ट्रिक पे फोकस करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करवाना वैसे ही तो आसान नहीं है, और उसके बाद आप लोगों को और ऑप्शन दे दोगे तो वो फिर क्यों लेंगे ईवी, और कंपनीज फिर ग्रो कर नहीं पाएंगी, राइट। ये भी प्रॉब्लम है कि अगर वो अभी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है तो कैसे होगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि यहाँ इन्होंने 23% ग्रोथ है उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड व्हीकल्स की। क्यों? क्योंकि भैया टैक्स कम कर दिया इन्होंने आरटीओ का, ठीक है। एंड अब वहां पे 5 हाइब्रिड मॉडल्स हैं जो 25 लाख से कम में मिल रहे हैं, और 9 ईवी मॉडल्स हैं जो उससे कम में मिल रहे हैं 25 लाख से। तो ये एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। स्कोडा भी अपना फर्स्ट ईवी लेकर आएगा इंडिया में नेक्स्ट ईयर, फॉलोड बाय अनदर इन 2026। तो स्कोडा ईवीज लाने की बात कर रहा है। कोरियन कार ब्रांड अगर Hyundai की बात करें तो वो भी अपना तीसरा ईवी लॉन्च करने वाला है इस मार्च में, इस क्वार्टर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस क्या रहने वाले हैं 4 व्हीलर मार्केट में, क्योंकि 4 व्हीलर मार्केट में काफी आप देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड है ये शिफ्ट लेकर आना। इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं जैसे कि CNG, हाइब्रिड, पेट्रोल, डीजल, ईवी। तो ये काफी प्रॉब्लमैटिक है कंपनीज के लिए कि या तो वो सारे ऑप्शंस पे वर्क करे, या तो कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जहां बढ़िया ग्रोथ है वहां पे वो इन्वेस्ट भी करे और वहीं पे काम करे। तो वी हैव टू सी कि किस तरीके से कंपनीज आगे लीड कर पाती है। इसके लिए हमें क्लैरिटी चाहिए होगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कई बार क्लियर कर चुके हैं कि देखिए हाइब्रिड तो कहीं है ही नहीं, हाइब्रिड पे हमें फोकस करना ही नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं बोलूंगा अलाइन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ। अगर वो ऐसे चेंजेस ले आते हैं तो कहीं ना कहीं काफी फर्क पड़ेगा, हमारे नेशनल लेवल पे फर्क पड़ेगा इससे, अगर स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके की चेंजेस करते हैं तो। एक्सपोर्ट्स ऑफ सोलर PV प्रोडक्ट्स
स्काई रॉकेट। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोलर प्रोडक्ट्स की जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और इनका जो एक्सपोर्ट है ना स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स को काफी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है। अगर आप यूएस मार्केट पे फोकस करते हैं तो इंडियन पीवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल अटेन कर सकते हैं, मतलब बड़े स्केल पे काम करेंगे तो कॉस्ट भी कम आएगा, राइट, एंड क्वालिटी भी बढ़िया कर पाएंगे, कंपेटिटिवनेस बढ़ा पाएंगे अगेंस्ट दूसरी जो कंट्रीज है जो भेज रही हैं यूएस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना ही है, तो उनसे हम कंपीट कर पाएंगे अगर हम बड़े स्केल पे काम करते हैं। तो हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हम स्केल कर पाए व्हेन इट कम्स टू सोलर टेक्नोलॉजी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप एंड यूएस में। तो इंडिया मेंटेन कर पाएगा अपना फुटहोल्ड एग्जिस्टिंग मार्केट में। अनटैप्ड मार्केट्स जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन पर भी फोकस कर पाएगा इंडिया अगर वो इस तरीके से स्केल कर पाता है। और इंडिया अगर सही तरीके से अपॉर्चुनिटी यूज कर पाता है इस वक्त, तो वो अपना जो फुटहोल्ड है एग्जिस्टिंग मार्केट्स में भी अनलॉक कर पाएगा, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहां पर भी काफी अपॉर्चुनिटीज है जिसका इंडिया बेनिफिट उठा सकता है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यूएस यहाँ पे मूव ला रहा है जहां पे वो ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा टू पीवी प्रोडक्ट्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी लगाएगा। तो इंडिया जो है पोटेंशियली रिप्लेस कर सकता है इन कंट्रीज को और एक लीडिंग पीवी एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है यूएस के लिए। तो यहाँ पे काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज हैं। स्पेसिफिकली जो पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं अभी हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी चेंजेस हैं जो प्रमोट करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग को, लेकिन यूएस की तरफ से और कंपनीज, यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज की तरफ से पॉलिसी इस तरीके की आ रही है नहीं, जहां पे वो प्रमोट करना चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक कंट्री से सब कुछ नहीं खरीदना है। और इसी का बेनिफिट इंडिया को काफी हद तक मिल सकता है। एंड जो इंडिया के रिलेशनशिप्स भी हैं इस वक्त, मुझे लगता है ये हेल्प करेंगे इन कंट्रीज के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं इस वक्त वो है वारी एनर्जीज, विक्रम सोलर, सात्विक एनर्जी एंड नवितास सोलर। तो वारी एनर्जी सेटअप कर रहा है 5 गीगावाट पर एनम का इंटीग्रेटेड पीवी सेल मॉड्यूल, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी टेक्सास यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड ये कमीशन हो जाएगा फर्स्ट 3 गीगावाट कब, 2024 में ही। तो वैसे ही सेम विक्रम सोलर भी कर रहे हैं और बाकी इंडियन कंपनीज भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो एनालिस्ट नोट कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कंट्री के लिए कि एक तो वो एक्सपोर्ट मार्केट जहां हम विदेश भेजने वाले हैं उस पर फोकस करें और साथ में बैलेंस करके चले डोमेस्टिक डिमांड को भी, क्योंकि कई बार आप देखेंगे स्पेसिफिकली कमोडिटीज की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट के चक्कर में ना इंडिया के डोमेस्टिक डिमांड में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। डिमांड हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि वहां पैसे बढ़िया मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हाई इन्फ्लेशन और शॉर्टेज का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप देखिए ये चीजें भी बहुत ट्रिकी है जहां पे हमें डोमेस्टिक सप्लाई शॉर्टेज ना हो, ये देखना होगा रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट्स में। एंड कहीं हम ऐसा ना हो कि यहाँ पे ज्यादा काफी एक्सपेंसिव हो जाए जस्ट बिकॉज सब लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर इसे लाइक कर लीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसे वीडियोस आप रोज देखना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।